गुड मॉर्निंग बेटा। हमने आपका विकास का जो आपका आर्थिक विकास के समझ वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने जो पिछला आपको कराया था उसमें हमने क्या था, विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से देखो बेटा क्या मतलब है कि हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। इनके कहने का मतलब क्या, धारणीयता का मतलब मैं आपको वैसे बताना चाहूँगी। धारणीयता मतलब क्या होता है कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उन चीज़ों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें और आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उसके लिए भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि भारत में भूमिगत जल, अगर हम देखें कि हाल में के प्रमाणों से पता चलता है कि देश में कई भागों में भूमिगत जल की अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। हम अगर आप देखें, हमें ये वैसे आप अपनी भाषा से नॉर्मल भाषा में समझो कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके गाँव में भी कि धीरे धीरे जो कुओं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लगातार लोगों के बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल बनाने और ज़रूरत से ज़्यादा पानी को बाहर निकालने से क्या हो गया कि जो भूमिगत जल की जो है उसका स्तर जो नीचे चला गया, और जितना स्तर नीचे जा रहा है उतना ही उसमें क्या मिनरल्स की अधिकता बढ़ती जा रही है, या कहीं क्या हमें फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है, जो कि शरीर के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, अगर हम इसी में अगर इसको एक लिमिट में इसको अगर हम यूज़ करते पानी को, या फिर हम जितनी हमारी आवश्यकता थी उसको अगर उसका हम यूज़ करते तो शायद ये समस्या नहीं हो पाती। ठीक है, भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, यानी कि इसको नवीनीकरण किया जा सकता है। पानी की रिसाइकलिंग होती है। आप देखते होंगे कि किस तरह से गर्मी में पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो इस तरह से पानी का क्या है, रिसाइकलिंग होता रहता है। इसी तरह से जो नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं, या बारिश के होने से धीरे धीरे जो पानी है ज़मीन से रिस कर भी क्या होता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो इससे उसकी भी रिसाइकलिंग होती रहती है। फसल पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है पुनः पूर्ति के अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वे हैं जो कि वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, यानी कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरण और दूसरा होता है अनवीकरण, जिसको गैर नवीकरण भी कहते हैं। नवीकरण उसको कहते हैं जिसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, जिसको एक बार हम प्रयोग में लेने के बाद में उसको दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, उसको कहते हैं कि नवीकरण। और दूसरा गैर नवीकरण या अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसको एक बार प्रयोग में लेने के बाद में उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं, जैसे प्राकृतिक तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जानी जाती है। हमें नवीकरणीय संसाधन जो है, चाहे भूमिगत जल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको प्रयोग में लेने के बाद में, जैसे सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में इसको दोबारा बनाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों का हमें कई बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका अधिक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन जो कि कई वर्षों पश्चात बनते हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग हमें लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, विकास की धारणीयता कहा जाता है। जो सीमित भंडार है जिन संसाधनों के, उन संसाधनों का प्रयोग हमें बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। आगे समझ में आपको? आगे देखो आप, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रख करते। यह एक क्षेत्र का देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सब का भविष्य पर सब जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको क्या है कि किसी एक व्यक्ति से विकास नहीं हो सकता, या किसी एक संसाधन से विकास संभव नहीं हो सकता। तो उस सब चीज़ों के लिए क्या है, हर तरह के कि ये दोबारा से जो पर्यावरण संकट है ये दोबारा ना उभर कर सामने है, तो सभी को, चाहे वो वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, दार्शनिक हो, या सामाजिक हो या वैज्ञानिक, मिलजुल कर इसके ऊपर काम करें। और सभी अपने विचार रख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करना होगा और प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखना होगा, तभी हमारा विकास और प्रगति भी संभव हो सकती है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में
हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम यहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी रहेगी। यानी कि आपका इस चैप्टर में आपको समझ में आया। अब आपके इसके तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन मैं वैसे PDF भेज दूँ। इसमें सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर। मैंने बताया था ना आपको किसके ऊपर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पर। ये जो हमारा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, उसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है? श्रीलंका की। बताया था ना आपको मैंने कि प्रति व्यक्ति आय में श्रीलंका भारत से ज़्यादा आगे है। मानव विकास सूचकांक में भी श्रीलंका के भारत से आगे है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 4,000 और 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की क्या होगी? तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया है कि 4 परिवार हैं, किसी की 3,000 है, किसी की 4,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 5,000 है। तो चौथा परिवार होगा, उसकी जो है प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपये होगी। ठीक है, ओके बेटा।